आज की बुक समरी है स्किल इट किल इट अप योर गेम, जिसे लिखा है रॉनी स्क्रूवाला ने। रॉनी स्क्रूवाला को हम सभी जानते हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर हैं। उन्होंने यू टीवी की शुरुआत की थी, जिसने कई पॉपुलर मूवीज और टीवी शो प्रोड्यूस किए थे, बल्कि किए हैं। रॉनी यू स्पोर्ट्स और ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी अपग्रेड के को फाउंडर भी हैं। यूनिलेजर के जरिए उन्होंने कई स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और अपने स्वदेश फाउंडेशन के जरिए लोगों को गरीबी से निकालने में मदद की है। 2014 में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी RSVP के जरिए रॉनी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस कदम रखा। वो पूछते हैं कि क्या आपको अपनी जॉब बोरिंग लगती है? क्या आपको लगता है कि आप उसमें फंस गए हैं और किसी और जगह ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? तो उनकी लिखी इस बुक और इस समरी में आप ये जानेंगे कि आप जहां और जिस सिचुएशन में भी हैं, वहां खुशी और सेटिस्फेक्शन दोनों ढूंढ सकते हैं। बस इसका सीक्रेट ये है कि आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करनी होंगी जो आपको अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएबल बना सके। जब आपके पास ये स्किल्स होंगे तो आपको नई टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री के ट्रेंड से डर नहीं लगेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ज्यादा सैलरी पाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, स्किल इट किल इट बाय रॉनी स्क्रूवाला, ओनली ऑन गीगल। देखिए, दो टाइप की स्किल्स होती हैं जिन्हें हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। हार्ड स्किल्स का मतलब है कॉमन फील्ड वाले नॉलेज और स्किल्स जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह। सॉफ्ट स्किल्स उन एबिलिटीज और क्वालिटीज को दिखाते हैं जो लोगों के अंदर होती हैं। उन्हें डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस और लगन की जरूरत होती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का होना आपको अपनी कंपनी या इंडस्ट्री में वैल्यूएबल बना देगा। जैसे मान लो कि आप प्रोग्रामिंग में काफी अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स की कमी है, तो आपको अपने करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए इन दोनों को डेवलप करना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में हमें मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी इंटरव्यू, परसुएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं सिखाते। इस बुक के ऑथर रॉनी स्क्रूवाला को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कई दशकों के अनुभव के बाद यह एहसास हुआ कि सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो असली वजह है जिनकी वजह से लोगों को हायर या प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो एम्प्लॉइज सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे होते हैं उन्हें अपने करियर में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये वो इनविजिबल स्किल्स हैं जिन्हें डेवलप करना जरूरी है ताकि ये हमें आगे बढ़ा सकें। हम सबकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आज कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असर न पड़ा हो, इसलिए हमें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। अपने करियर को बचाने और इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाइए। बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है स्ट्राइव टू बी अ स्टोरी टेलर। किसी प्रेजेंटेशन, पिच या बातचीत को शुरू करने का बेस्ट तरीका है इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। अच्छी स्टोरी हर किसी को पसंद आती है। ये हमें दूसरों के बारे में और जानने का और कनेक्शन बनाने का मौका देती है। एक अच्छी स्टोरी आपका ध्यान खींचती है, एक रिएक्शन की शुरुआत करती है और लोगों को याद भी रहती है। एक अच्छी स्टोरी कल्चरल और भाषाओं की सीमा को भी तोड़ने में मदद करती है। जैसे आकाश और करण एक हेल्थ केयर कंपनी में डेटा साइंस की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों की सेम एजुकेशन और काम का सेम बैकग्राउंड है। दोनों से इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए कि हम आपको क्यों हायर करें। आकाश ने वही किया जो ज्यादातर एप्लीकेंट्स करते हैं। उसने वही रिपीट किया जो उसके रिज्यूमे में लिखा हुआ था। वो हर जॉब की डिटेल रिपीट करते हुए बोलता रहा। इंटरव्यू लेने वाली इतनी बोर हो गई कि उसे ऑलमोस्ट नींद आ गई थी। जबकि करण का अप्रोच अलग था। उसने कहा, मुझे पता है कि आप मेरा रिज्यूमे पढ़ चुके हैं और मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, लेकिन टीनेज से ही मेरा इंटरेस्ट हेल्थ केयर और डेटा साइंस में रहा है। एक बार मेरी माँ बीमार हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई क्योंकि
यहां करण ने यह स्टोरी सुनाई कि कैसे उसकी मां की हेल्थ इमरजेंसी से बचाई जा सकती थी। अगर उस हॉस्पिटल के पास उसकी मां के सिम्टम्स का डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और प्रेडिक्टिव मॉडल होता, तो उसने ये कहते हुए अपनी स्टोरी खत्म की कि इसीलिए इस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर डेटा साइंस और लोगों की जान बचाने के प्रति मेरे अंदर एक पैशन जगा दिया। तो क्या लगता है आपको, दोनों में से किसे हायर किया जाएगा? बेशक करण को, क्योंकि उसकी स्टोरी ने उसे भीड़ से अलग खड़ा किया और अच्छा इंप्रेशन जमाने में मदद की। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाने का टैलेंट बस गिने चुने लोगों में होता है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी ये स्किल सीख सकता है। प्रोफेशनल टर्म्स में बोले तो कहानी सुनाने का मतलब है किसी आइडिया को अपने या दूसरों के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके समझाने की काबिलियत। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन आप भी एक स्टोरी टेलर हैं। आप डेली दूसरों को स्टोरी सुनाते हैं, जैसे कि आपका पार्टनर आपसे कहता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तो आप समझाते हुए बताते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा। तो भला इस हुनर को अपनी जॉब में क्यों नहीं यूज किया जाए? स्टोरीज लोगों को बताती हैं कि आप कितने ईमानदार, इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग हैं। ये आपको की आइडिया पर जोर देने में हेल्प करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम अभी जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं उससे मुझे याद आया, अपनी हर बात को कहानी में बदलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप कहें, सिर्फ कुछ खास मौकों के दौरान कहानी सुनाए रखें ताकि उसका गहरा असर हो। बुरी खबर देने के लिए कहानी का इस्तेमाल न करें। मुश्किल समय के दौरान आपको फर्म और क्लियर रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए। अपनी स्टोरी को छोटा और सिंपल रखें। इसके लिए 1 से 2 मिनट काफी होंगे। अगर आपकी स्टोरी इससे लंबी हुई तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो आपके मैसेज को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्टोरी का गोल होता है किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बनाना, या जो लेसन आप समझाना चाहते हैं उस पर जोर देना। जब ये शॉर्ट और क्लियर होगा तभी लोग आपका पॉइंट समझ पाएंगे। जैसे रॉनी स्क्रूवाला और उनकी टीम कई दिनों तक एक एग्जीक्यूशन को प्लान करने में लगे हुए थे। वो लोग घंटों तक बहस करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। रॉनी फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी टीम ये मिलकर करे। इसलिए उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। ये कहानी बचपन में उनके स्विमिंग सीखने के बारे में थी। उनके इंस्ट्रक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, पर रॉनी स्विमिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर अचानक रॉनी के पिता ने उन्हें उठाया और पूल के गहरे साइड पर फेंक दिया। उनके पास कोई फ्लोटर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। रॉनी ने अपने हाथ पैर मारना शुरू किया और पानी में ऊपर नीचे जाने लगे। वो बेहद डर गए थे, लेकिन किसी तरह वो सरफेस पर आए और तैरने लगे। रॉनी के पिता ये देखकर बहुत खुश हुए। रॉनी ने अपनी टीम को कहा कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी कभी आपको बस एक जंप मारने की जरूरत होती है। रिस्क लो और उस काम को कर जाओ। उनकी स्टोरी शॉर्ट और क्लियर थी, जो लोगों को इजीली याद रह जाती। इसमें ड्रामा, ह्यूमर और मन छूने वाली बात थी। एक अच्छा स्टोरी टेलर होने के लिए आपको बढ़ा चढ़ाकर बताने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। अपनी स्टोरी में कोई एक्साइटिंग डिटेल्स ऐड मत करो, क्योंकि अगर आप सेम स्टोरी को अलग अलग डिटेल्स के साथ सुनाएंगे तो लोगों को निराशा होगी। इसलिए सिर्फ अपने असली एक्सपीरियंस को शेयर करो। इससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप सच्चे और भरोसेमंद हो। आप रातों रात एक अच्छे स्टोरी टेलर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने और अपने स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। आजकल टॉप कंपनियां कहानी बताने को अपने लीडरशिप ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानियां बहुत इफेक्टिव होती हैं, खासकर जब किसी बड़े ग्रुप के साथ बात की जा रही हो। अगर आपकी कंपनी में इस टाइप की ट्रेनिंग ना भी हो तो भी आप इसे खुद से सीख सकते हैं। अपनी पर्सनल स्टोरीज कलेक्ट कीजिए और दूसरों के इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस भी सुनिए। आप अपने बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं। इससे आपको उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा कि आप बोरिंग हैं या इंटरेस्टिंग। आप टेड टॉक देखकर भी इसे सीख सकते हैं। टेड टॉक सिर्फ 10 से 18 मिनट का होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव होता है। आमतौर पर बेस्ट स्पीकर्स
कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लेन करने और उनके मेन पॉइंट पर फोकस करने के लिए स्टोरीज यूज करते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करो और अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट चैप्टर है ऑल शाइन नो वाइन। अपने टीनेज में हमें एहसास होता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए हमें खुद कुछ करना होगा, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स या एम्प्लॉयज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो हमें जॉब देंगे, हमारा करियर बनाएंगे वगैरह। इसी का नाम जिंदगी है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें खुद कड़ी मेहनत करनी होगी। जब हम कॉलेज पूरा करके अपनी पहली जॉब करते हैं तो हमें फिर से याद दिलाया जाता है कि सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। हमें कुछ भी यूं ही नहीं मिलने वाला। अगर हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा सैलरी चाहते हैं या अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें अपना इरादा पक्का करना होगा। कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता है कि आप सब कुछ अकेले कर लें। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी के लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर काम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाए तो आपको दूसरों को ब्लेम करना या शिकायत नहीं करना चाहिए। आपके बॉस और कलीग्स को आपसे उम्मीदें होती हैं और वो आप पर भरोसा करते हैं। उन्हें टास्क को समझने और एक्शन लेने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। हम अक्सर दूसरों का सपोर्ट चाहते हैं या चेक करते हैं कि कहीं बाकी लोग हमारे काम स्टार्ट करने से पहले ही आगे तो नहीं बढ़ गए। मगर हमें यह आदत चेंज करनी होगी। पहल करना सीखो। अपने जिम्मेदारी का एहसास और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। एंटाइटलमेंट का मतलब इस बिलीफ से है कि आप नेचुरली कोई प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार और स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। एम्प्लॉयज को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता क्योंकि ये दिखाता है कि लोग टीम ओरिएंटेड नहीं हैं। जो इंसान खुद को किसी चीज का हकदार समझता है वो हमेशा शिकायत करता रहता है, बहाने बनाता है और अपनी गलतियों का इल्जाम हमेशा दूसरों पर लगाता है। दो टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, एक वो जो देखते हैं कि क्या गलत है और दूसरे जिन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। पहले टाइप के वो लोग होते हैं जो हर बात पर शिकायत करते हैं। उन्हें हर बात पर अपने बॉस, अपने कलीग्स और कंपनी को ब्लेम करने की आदत होती है, जबकि दूसरे टाइप के लोग सॉल्यूशन ढूंढने वालों में से होते हैं। हर वक्त शिकायत करने के बजाय वो अपने टाइम का इस्तेमाल प्रॉब्लम को इफेक्टिवली फिक्स करने के लिए करते हैं। कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को नॉलेज या स्किल्स की ट्रेनिंग देती हैं। आप अपने कलीग्स को पूछ सकते हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट से उनके बारे में और पता कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए बूट कैंप्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी रखती हैं। अगर आप कंपनी में नए हैं तो अकेलापन फील कर सकते हैं, इसलिए कोई सपोर्ट ग्रुप ढूंढिए। अगर आपकी कंपनी ट्रेनिंग नहीं देती है तो आप भी खुद को डेवलप करने के लिए पहल कर सकते हैं। ये पूछने के बजाय कि मेरा बॉस या मेरी कंपनी मेरी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करती, ये पूछें कि मैं अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूं। आमतौर पर बॉस को सेल्फ मोटिवेटेड लोग पसंद होते हैं। अगर आप अपने करियर ग्रोथ को खुद कंट्रोल करोगे तो उसमें और ज्यादा एक्सेल करोगे। आप तब तक अपनी जीत सेलिब्रेट नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी हार की जिम्मेदारी उठाना न सीख लें। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी गलतियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना। एक बुरा लीडर कोई गलती होने पर उसकी जिम्मेदारी टीम मेंबर्स के ऊपर थोप देता है, जबकि एक अच्छा लीडर हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। एम्प्लॉयज इस खूबी को एक पोटेंशियल लीडर में आसानी से नोटिस कर लेते हैं। याद रहे कि हम हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते। साथ मिलकर काम करने और ग्रेट रिजल्ट पाने के लिए हमें टीम मेंबर्स की जरूरत होती है। कई क्रिटिक्स मानते हैं कि करंट जनरेशन ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड का शिकार है। सोशल मीडिया ने लोगों को बयानबाजी करने का एडिक्ट बना दिया है, जो असल में उनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। रॉनी स्क्रूवाला कहते हैं कि हमें बात कम और काम ज्यादा करना चाहिए। आपका एक्सीलेंट काम खुद आपके लिए बोलेगा। एक एंटाइटल्ड वर्कर सोचता है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सीनियर कलीग से ज्यादा स्मार्ट हूं। बेशक वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्राइसिस के दौरान उनके पास काम करने का एक्सपीरियंस या मैच्योरिटी नहीं होती है। कुछ सालों बाद एंटाइटल्ड वर्कर को एहसास होगा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
या अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो लोग जो मैनेजर या सीईओ के तौर पर उभरते हैं उनमें मैं क्या कर सकता हूं का एटीट्यूड होता है। ये लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप अपने बॉस को प्रॉब्लम बताएंगे तो आप उनके लिए काम के नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें प्रॉब्लम से निपटने का प्लान बताओ और एक्शन लो। एम्प्लॉयर्स हमेशा उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड या प्रमोशन देते हैं जो मेहनती, हम्बल्ड और स्किल्ड होते हैं। आप भी उनमें से एक बनिए। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके बॉस आप पर डिसीजन लेने और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर भरोसा करेंगे। इसे अपने बॉस के नजरिए से देखने की कोशिश करें। अगर आप छोटी जिम्मेदारी तक पूरी नहीं कर सकते तो वो भला बड़ी और इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों के लिए आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। आपको वो जादुई शब्द सीखने की जरूरत है जिनका इस्तेमाल भरोसेमंद लोग करते हैं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, ये कहने से आपका बॉस खुश हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी की मदद लिए बिना अपने बलबूते पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगली बार जब आपके वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने बॉस से कहें, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और फिर अपने वादे के अनुसार उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। जल्द ही वर्क प्लेस पर आप जो जिम्मेदारियां संभालेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगेंगी और कंपनी में आपका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है एम्पैथी इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। एम्पैथी का मतलब है हमदर्दी या दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इसका मतलब है खुद को दूसरे की सिचुएशन में रखकर देखना। अगर आप हमदर्दी दिखाओगे तो आपको भी वही मिलेगा। एम्पैथी लोगों को इंस्पायर करती है और भरोसा कायम करती है। इसका सीक्रेट बस ये है कि आपको पता होना चाहिए अपने वर्क प्लेस में कब और कहां हमदर्दी दिखानी है। काम में एम्पैथी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दें। एक मैनेजर या टीम लीडर स्ट्रांग होने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को जरूरत पड़ने पर हमदर्दी भी दिखा सकता है। वर्क प्लेस में एम्पैथी का मतलब है कि हम इस बात से वाकिफ हैं कि हम सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है जो अक्सर हमारे काम को इफेक्ट कर सकती है। तो आप एम्पैथी कैसे दिखाएंगे ताकि आप कमजोर भी ना लगें और आपको कोई बेवकूफ भी ना समझे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सेल्स टीम के लीडर हो। 9 बजे आपकी जूम मीटिंग है। शुरू के 15 मिनट आप टीम को अपडेट करते हो और उसके बाद हर एक मेंबर को अपनी प्रोग्रेस प्रेजेंट करने का मौका देते हो। आप नोटिस करते हो कि पिछले कुछ दिनों से सीता हमेशा 9:15 पर ही लॉग इन करती है। एक दिन आप उसे मीटिंग के बाद फोन करते हो और आप पूछते हो कि सीता क्या प्रॉब्लम है, तुम डील्स तो क्लोज कर रही हो लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर मीटिंग के पहले 15 मिनट्स मिस कर देती हो। वो कहती है कि उसके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो डेली सेम टाइम पर लॉग इन करती है। तो आप एम्पैथी दिखाते हुए उसे बोल सकते हो कि अगर कोई पर्सनल बात है तो मुझे बताओ, लेकिन तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में हमेशा 9 से 9:15 के बीच ही प्रॉब्लम क्यों होती है। तो देखा आपने, आपका जवाब दिखाता है कि आपको उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की परवाह है। हो सकता है कि उसे सच में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसे यह भी बता रहे हैं कि आपको पता है कि वो झूठ बोल रही है। इस तरह आप उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मौका देते हुए ये भी जता देंगे कि वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकती। इसी बीच अगर आपके कलीग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो उनकी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप उनकी प्रॉब्लम फिक्स न कर पाएं या जरूरी नहीं है कि आप उनके थेरेपिस्ट बने। किसी को टाइम देना और उन्हें सुनना भी काफी होता है। फ्रेंडशिप करने के अलावा एम्पैथी दिखाना आपको खुश रखेगा और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती है कि आप क्या जानते हो, जब तक उन्हें यह नहीं पता हो कि आप उनकी परवाह करते हो। इसका मतलब यह कि एक लीडर होने के नाते आपको अपने सब्जेक्ट को एम्पैथी दिखाना होगा। आपको उनकी परवाह करनी होगी और उनके साथ कनेक्ट करना होगा। इससे आप उनका भरोसा, रिस्पेक्ट और तारीफ हासिल करेंगे।
जितना जल्दी आप उनके प्रति एम्पैथी डेवलप करेंगे उतना बेटर होगा। जैसे मान लो कि आप 40 या 50 की उम्र के लीडर हो, अभी अपनी करंट पोजीशन में एम्पैथी दिखाना शुरू करें। अगर आप एक टफ या स्ट्रिक्ट बॉस हैं तो भी आपके एम्प्लॉइज ये समझ जाएंगे कि आप उन्हें हार्डवर्क करने के लिए क्यों इतना पुश कर रहे हैं। जब उन्हें एहसास होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं तो वो मोटिवेट होंगे और जरूरत पड़ने पर मुश्किल चैलेंजेस भी ले पाएंगे। इस तरह वो अपने टास्क में अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर होंगे। याद रखें, आपको एम्पैथी एक्सप्रेस करना होगा, न सिर्फ बुरे वक्त में बल्कि अच्छे वक्त में भी। जैसे किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होने पर, शादी या बच्चा होने पर या किसी बीमारी से ठीक होने पर एम्पैथी दिखाते हुए उनसे नरम लहजे में बात कर सकते हैं। उनके अच्छे और बुरे मोमेंट्स में उनसे कनेक्ट करने के मौके ढूंढो। टीम मेंबर्स के बीच एक दूसरे के लिए एम्पैथी होनी चाहिए। आप शायद ये बोलें कि आपके वर्क प्लेस में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप खुद को कमजोर दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी टीम में सबसे पहले एम्पैथी दिखाकर सबसे कमाल के इंसान बन सकते हैं। एक नया ट्रेंड सेट करें। एम्पैथी दिखाकर आप अपने कलीग्स की वफादारी, भरोसा और रिस्पेक्ट हासिल कर पाएंगे। ये एक विन विन सिचुएशन होगी क्योंकि ये टीम वर्क को बढ़ावा देगी। एम्पैथी लोगों को जोड़ती है और उनके बीच के मतभेद को दूर करने में हेल्प करती है। अपने कलीग्स के प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखाएं, जल्दी ही ये हर तरफ फैल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूचर प्रूफ योर करियर। रॉनी स्क्रूवाला से अक्सर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं, आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उनका जवाब हमेशा सेम रहा है। रॉनी मानते हैं कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा सबक अब तक नहीं सीखा है और उनसे अब तक सबसे बड़ी गलती नहीं हुई है। जब आप इस तरह की सोच रखते हो तो आपका माइंड जिंदगी भर इंप्रूवमेंट के लिए खुला रहता है। आप ये मान लेते हो कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे रॉनी मार्केटिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में अच्छे हैं। जहां नंबर्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो खुद को कमजोर मानते हैं। यही वजह है कि वो इन टॉपिक्स पर और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमेशा सीखते रहने का मतलब है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना और अपनी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स की नॉलेज रखना। हो सकता है कि आप अपने करंट फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते होंगे या एक अलग जॉब में कुछ और सीखना चाहते होंगे या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते होंगे। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने का मतलब है उसे अनसर्टेनिटी से बचाना। इसका एक ही तरीका है कि आप जीवन भर के लिए एक लर्नर बन जाओ। जल्दी आपको एहसास होगा कि आप इस टास्क के लिए बेस्ट नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी या टैलेंट पहुंच चुका हो। अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए किसी क्राइसिस या अपने सीनियर्स के फीडबैक का इंतजार मत करो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए जो करना है अभी करो। कई लोगों को लगता है कि लगातार सीखते रहना बेकार की चीज है। वे सोचते हैं कि सिर्फ कॉलेज की डिग्री होना ही काफी है, इसलिए एक्स्ट्रा कोर्स पर पैसा और टाइम वेस्ट करना बेकार है। मगर ये माइंडसेट बहुत रिस्की है। इन लोगों को पता नहीं है कि ग्लोबल वर्कफोर्स कैसे चेंज हो रहा है। अगर लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनकी जॉब जा सकती है। लोगों को अपने काम में स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट बनना होगा, वरना उनकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। हमारे पेरेंट्स और दादा दादी बिना एडिशनल ट्रेनिंग लिए सालों तक एक ही जॉब करते रहते थे, लेकिन आज की करंट जनरेशन के साथ ये चीज अप्लाई नहीं होती। हम यहाँ ज्यादा डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ज्यादा स्किल्स की बात कर रहे हैं। याद रखें, जॉब से निकाले जाने की कीमत उस टाइम और पैसे के मुकाबले कहीं ज्यादा है जो आप खुद को अपग्रेड करने के लिए लगाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने फील्ड में नए स्किल्स के मौके ढूंढें। जैसे अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आपका फोकस है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया ऐड डालना। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सीखकर भी अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होंगे। आप डीप लर्निंग भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ बुक्स पढ़ना और वीडियोस देखना काफी नहीं है। आप एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एक्सपर्ट से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं।
मान लो दो एम्प्लॉइज हैं, ए और बी। एम्प्लॉय ए के पास 3 कोर स्किल्स हैं, जबकि एम्प्लॉय बी के पास 6। दोनों टैलेंटेड हैं, लेकिन एम्प्लॉय बी कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम और एफर्ट देकर ज्यादा स्किल्स सीखे हैं। बहुत से लोगों को अपनी जॉब बोरिंग लगती है या वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका काम कंपनी या उनके कस्टमर्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि वो डेली सेम चीज रिपीट करते रहते हैं और उन्हें अपने काम में चैलेंज फील करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा लीजिए, ताकि आपको नए टीम मेंबर्स के साथ नए स्किल्स सीखने का मौका मिले। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अपने बॉस से पूछो कि क्या आप अपनी चॉइस के किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। अगर वो मना भी कर दें तो कम से कम आपको ये तो लगेगा कि आपने नई जिम्मेदारी लेने के लिए पहल तो की। नई नॉलेज और स्किल्स के सोर्स ढूंढते रहें और जीवन भर सीखने का जज्बा रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज स्टेबिलिटी इज अ स्लिपरी स्लोप। इस चैप्टर में हम स्टेबल करियर ग्रोथ वर्सेस हाई करियर ग्रोथ पर डिस्कस करेंगे। स्टेबल करियर ग्रोथ का मतलब है वर्क प्लेस में एक सेफ, सिक्योर, स्लो और स्टीडी डेवलपमेंट। यही चीज हमारे पेरेंट्स और दादा दादी ने एक्सपीरियंस की थी, लेकिन आज 21st सेंचुरी में हम इस स्टेबिलिटी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारी आंखों के सामने एक पूरी इंडस्ट्री उठती है और गिर जाती है। अगर कंपनियां और इंडस्ट्रीज ही स्टेबल नहीं हैं, तो आप इसे अपनी जॉब में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए आपको हाई करियर ग्रोथ के साथ खुद को बचाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही स्टेबल करियर ग्रोथ मिल सकती है। 10 to 25% से वर्कफोर्स गवर्नमेंट जॉब्स में है। इनमें आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सीढ़ी होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को एक अलग अप्रोच की जरूरत है। अपनी परफॉर्मेंस को 1 से लेकर 10 तक में से रेटिंग दीजिए। ज्यादातर लोग हर दिन 5 का टारगेट लेकर काम पर जाते हैं। वो नोटिस में नहीं आना चाहते, ना पॉजिटिवली और ना ही नेगेटिवली। ये लोग सोचते हैं कि बीच में रहना ही सबसे सेफ और ज्यादा स्टेबल करियर अप्रोच होता है, मगर असल में एवरेज होना ज्यादा रिस्की होता है। जब मैनेजर्स परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो वो एम्प्लॉयज को बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप दूसरे ग्रुप में आते हो तो आपका बॉस सोचेगा कि आप कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे और किसी नए एम्प्लॉय से आपको इजीली बदला जा सकता है। कंपनी अगर बेहतर स्किल वाले फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करेगी तो उनके पैसे भी बचेंगे, तो वो भला आपकी खराब परफॉर्मेंस के लिए आपको क्यों पे करते रहेंगे? तो समझा आपने, खुद को वैल्यूएबल बनाना कितना जरूरी है। जितनी जल्दी आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे उतना बेटर होगा। हाई करियर ग्रोथ का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी लेना और जीवन भर सीखने के लिए सीरियस होना। इस बात का इंतजार मत करो कि कंपनी आपको ग्रो करने का मौका देगी, बल्कि आपको मौका खुद क्रिएट करना है और आगे बढ़ना है। ज्यादातर एम्प्लॉयज ज्यादा काम करने में झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही काफी काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम इजीली थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप खुद से नई जिम्मेदारी लें और उन्हें पूरा करें। ऐसा करके आप नई एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। आपको कंपनी में ग्रो करने और सीखने का मौका मिलेगा और लोग आपको नोटिस करेंगे। हाई करियर ग्रोथ चूज करने का यह मतलब नहीं है कि आप एम्बिशियस हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने करियर की फिक्र है। इंडस्ट्री में डेली अपडेटेड स्किल्स और नॉलेज के साथ फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं। अपने बॉस को यह साबित करो कि आप कंपनी में रहना और ज्यादा सैलरी पाना डिजर्व करते हैं। हर नया दिन आपके लिए आगे बढ़ने, ज्यादा सीखने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देता है। एक्स्ट्रा टास्क के लिए खुद आगे बढ़कर वॉलंटियर करो। अपनी इंडस्ट्री के बारे में नए नए आर्टिकल्स पढ़ो, लीडर्स और एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखो। अपनी फील्ड की लेटेस्ट टेक्निक सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करो। ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है। आपको हाई करियर ग्रोथ को एक हैबिट बनाना है। जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे आप और ज्यादा नॉलेजेबल और स्किल्ड होते जाएंगे।
आप बड़ी जिम्मेदारी लेने लायक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बनेंगे। इस तरह अपने करियर को बचाने के अलावा आप और भी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड फील करेंगे। आप शायद ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर अपने पेरेंट्स, पार्टनर या बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए आपके पास सीखने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता है और ना ही एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। लेकिन अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप हाई करियर ग्रोथ का टारगेट रखें। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो आपकी जॉब कभी नहीं छूटेगी, बल्कि आपको प्रमोशन के साथ ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। रॉनी स्क्रूवाला लोगों को हायर करते वक्त उनके अंदर सिर्फ 2 मेन क्वालिटीज देखते हैं। पहला, एटीट्यूड। जिस इंसान के अंदर हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है और हार्ड वर्किंग होता है। वो अपने कलीग्स की बात सुनता है और नए नए आइडियाज और स्किल्स के लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहता है। वो ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी होता है। वो चैलेंजेस का सामना बड़ी शांति और इफेक्टिव तरीके से करता है। वो सबकी रिस्पेक्ट करता है और टीम वर्क का एटीट्यूड रखता है और वो डेली हाई ग्रोथ माइंडसेट अप्लाई करता है। सेकंड क्वालिटी जो रॉनी देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। जिन लोगों के अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो अपनी टीम के चैलेंजेस की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं और तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें बदले में क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वो पूरी टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने में वो इतने बिजी होते हैं कि दूसरों को ब्लेम करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए उन्हें हायर किया जाता है और कंपनी में हाई पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम क्लैश टू कनेक्शंस। लाइफ और वर्क में बहस या झगड़े को अवॉइड नहीं किया जा सकता। रिश्ते तभी बरकरार रहेंगे जब लोग कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना सीखेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने तरह के लोग होते हैं तो जाहिर है कि उनमें से कुछ आपस में बिना वजह टकराएंगे भी। अगर आपका अपने बॉस या कलीग से झगड़ा हो गया है तो ऐसी सूरत में आपको यह करना चाहिए कि शांत हो जाओ। जो आपने कहा है या किया है उस पर विचार करो। क्या आपका टोन खराब था या आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या आप अपनी उम्मीदों या इंस्ट्रक्शंस को लेकर क्लियर नहीं थे? ऐसे एरियाज को पहचानो जहां आप अपने अप्रोच को इंप्रूव कर सकते थे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो। जिन्हें आपने हर्ट किया है उनसे माफी मांगो और फाइनली बीती बातें भूल कर आगे बढ़ो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सबकी लाइफ में कुछ दिन बुरे ही गुजरते हैं। आई एम सॉरी ये कहना बहुत पावरफुल चीज है, खासकर तब जब आप उसे पूरी ईमानदारी से कहते हैं। आपका माफी मांगना यह दिखाता है कि आप एक हम्बल और एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। यह दिखाता है कि आपके साथ काम करना इजी है और आप टीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसी तरह से जब लोग आपसे माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर दो। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ। याद रहे, काइंडनेस लाइफ में बहुत काम आती है। चाहे आप अपने बॉस को कितना भी नापसंद करें तो भी उन्हें अपनी टीम में अच्छे लोगों की हमेशा जरूरत रहेगी। नए लोगों को हायर और ट्रेन करने में टाइम और पैसा दोनों लगता है और यह भी पॉसिबल है कि नए एम्प्लॉइज कंपनी के कल्चर में फिट न हो पाए। इसीलिए एक स्ट्रिक्ट गरम मिजाज बॉस बनने का आइडिया जो डेली लोगों को जॉब से फायर करता है वो रियल लाइफ में काम नहीं करता। अब आप अपने बॉस की नजर में आने के लिए क्या कर सकते हैं? आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं? तो यहां पर हम एक सीक्रेट बताने जा रहे हैं। किसी भी बॉस को एडवाइस देना बहुत पसंद होता है। वो अपने नॉलेज को शेयर करना पसंद करते हैं, खासकर तब जब आप उन्हें ठीक से अप्रोच करते हैं। हम बताते हैं ये कैसे कहना है। सर, मुझे एक चीज के बारे में आपकी एडवाइस चाहिए थी। इसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने क्लियरली रखो। फिर बात ऐसे करो, मैंने नोटिस किया है कि आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। मैं देख रहा था कि आप इस बारे में मुझे भी कुछ एडवाइस दे पाएंगे। बस इतना कहकर चुप हो जाइए और अपने बॉस को सोचने का टाइम दें।
यह अप्रोच वहां भी काम करता है जब आपने अपने काम में कोई डेडलाइन या टारगेट मिस कर दिया हो। आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि मैं इस महीने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि मेरे सामने ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। इसके बाद उन चैलेंजेस को एक्सप्लेन करो और अपनी बात कुछ यूं खत्म करो, मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है कि मैं इन मुद्दों को कैसे सुलझाऊं ताकि ये दोबारा ना हो। इस तरह कहकर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। अपने बॉस से एडवाइस मांगकर आप उन्हें अच्छा फील करवा रहे हैं और इस बात के लिए वो आपको हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए कुछ और टिप्स भी हैं। अगर आपकी टीम में ऑफिस ड्रामा चल रहा है तो किसी की भी साइड न लें। अपने टीम मेंबर से कहें कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए आप किसी को जज नहीं कर पाएंगे। अगर टीम में फेवरेटिज्म या क्रोनिज्म यानी कि भेदभाव या भाई भतीजावाद का माहौल है तो भी आप एक्सेल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, चाहे आप बॉस के फेवरेट या रिश्तेदार न भी हों। लेकिन हाँ, आपको किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। फाइनली, अगर आपके पेरेंट्स या पार्टनर चाहते हैं कि आप काम से घर जल्दी लौटें तो उनसे बात करें और समझाएं कि आपके लिए काम के बाद कुछ टाइम अपने कलीग्स के साथ बिताना भी जरूरी है ताकि आपके बीच एक बॉन्ड बन सके। डिनर या किसी फन एक्टिविटी के लिए 1 या 2 घंटे निकालना यह दिखाता है कि आप अपनी टीम के बीच आपसी बॉन्डिंग को कितना वैल्यू देते हो। नेक्स्ट चैप्टर है सीक गाइडेंस नॉट क्रचेस। रॉनी स्क्रूवाला का कोई मेंटर या गुरु नहीं था। उन्हें ऐसा कोई समझदार शख्स नहीं मिला जो उन्हें पहाड़ पर ले जाकर सक्सेस के सीक्रेट सिखाता। लेकिन रॉनी ने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा जिन्होंने उनसे मुश्किल सवाल पूछे थे। उनके लिए काम के सवाल पूछना ही मेंटरशिप का बेस्ट फॉर्म है। मुश्किल सवाल आपके माइंड को चैलेंज करते हैं, ये आपको आइडियाज को देखने, गहराई से सोचने में हेल्प करते हैं, आपके फोकस को शार्प बनाते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए एनकरेज करते हैं। एक होता है ट्यूटर ट्रैप। इसका मतलब है किसी मेंटर पर डिपेंडेंट हो जाना जो आपको नॉलेज दे और बताए कि क्या करना है। स्कूल में हमारे पास टीचर्स होते हैं जो हमें हर सब्जेक्ट के बारे में गाइड करते हैं और हमारा टेस्ट लेते हैं, मगर काम पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हमें डबल चेक करेगा और हमारी गलतियां करेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन इस माइंडसेट के साथ आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। अच्छा मेंटर वो होता है जो आपको खुद अपने डिसीजन लेने के लिए एनकरेज करता है। एक अच्छे मेंटर की कुछ खूबियां होती हैं। पहला, उनका आपसे उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं है। रॉनी स्क्रूवाला यंग लोगों से भी काफी कुछ सीखते हैं। वो उनसे अनप्रेडिक्टेबल, मासूम और कई बार ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और ये उन्हें इंपॉर्टेंट चीजों का एहसास कराता है। दूसरी चीज, एक अच्छे मेंटर को कई सालों के एक्सपीरियंस वाला और एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। जो चीज मायने रखती है वो ये कि वो इंसान आपसे अलग तरीके से सोचता हो। वो उन चीजों को भी देख लेते हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था या जिन्हें आपने अनदेखा कर दिया था। जैसे अगर आप हाईली एनालिटिकल हैं तो आपको किसी ऐसे मेंटर की जरूरत है जो क्रिएटिव और इंट्यूटिव हो। ये इंसान आपको चीजों को अलग एंगल से देखने में हेल्प करेगा। थर्ड, ये जरूरी नहीं है कि आपका मेंटर सेम कंपनी या इंडस्ट्री से हो, बल्कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस इंसान के वैल्यूज और डिसीजन को पसंद करते हो। आप अपने किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, स्पिरिचुअल लीडर या स्पोर्ट्स कोच को मेंटर बना सकते हो। और लास्ट में ये जरूरी है कि वो एक अच्छे लिसनर हों। वो आपसे चैलेंजिंग सवाल पूछेंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक अच्छा मेंटर चाहेगा कि आप सीखें, इसलिए वो आपको कभी जवाब नहीं देगा या आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। किसी को मेंटर बनने के लिए पूछने का बेस्ट तरीका ये है कि सर, मुझे आपके सोचने और डिसीजन लेने के तरीके बहुत पसंद हैं। क्या मैं आपको अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट कर सकता हूं? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। ये दिखाता है कि आप उनके काम को पसंद करते हैं और उनके टाइम की कद्र करते हैं। मीटिंग से पहले उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं। मीटिंग में टाइम से पहुंचो और उनका शेड्यूल फॉलो करो। आपके मेंटर जो भी आइडियाज या सजेशंस दें उन्हें लिख लो और हाँ, उन्हें थैंक यू कहना मत भूलना।
जिसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे टाइम दिया। आपने जो बताया और मुझसे जो सवाल पूछे उन पर मैं जरूर गौर करूंगा। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, आप भी दूसरों के मेंटर बन सकते हैं। एक मेंटर बनने में ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 मिनट की बातचीत ही काफी है। आपको सामने वाले से कुछ स्मार्ट सवाल पूछने होंगे और उन्हें सोचने और डिसीजन लेने में हेल्प करनी होगी। वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि जब उन्हें गाइडेंस की जरूरत थी तो आपने उनकी मदद की थी। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े और सुने उनके की पॉइंट्स और की टेक अवेज को हम यहां पर फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक स्टोरी टेलर बनने के बारे में जाना। की पॉइंट्स पर जोर देने और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाने के लिए आपको स्टोरीज यूज करनी चाहिए। एक अच्छी स्टोरी आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने में मदद करती है और वो भी आपकी बात को आसानी से याद रख पाते हैं। सेकंड, आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के बारे में जाना। दूसरों को ब्लेम करना, शिकायत करना और बहाने बनाना, ये सब वो बुरी आदतें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। इसके बजाय सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करो। थर्ड, आपने एम्पैथी के बारे में जाना। एक लीडर स्ट्रांग होने के साथ साथ लोगों की प्रॉब्लम को भी समझ सकता है। एक कलीग के तौर पर आप उनकी बात सुन सकते हैं और उन्हें टाइम दे सकते हैं। एम्पैथी दिखाने में सबसे आगे रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों का भरोसा जीतते हैं और आपको उनसे रिस्पेक्ट भी मिलने लगता है। फोर्थ, आपने एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के बारे में जाना। ऐसा करने से आप फ्यूचर में आने वाले चेंजेस से अपने करियर को बचा सकते हैं। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं या बाकी एरियाज में एक्सपैंड कर सकते हैं। अपना माइंड खुला रखें और नए स्किल्स सीखते रहें। फिफ्थ, आपने हाई करियर ग्रोथ के बारे में जाना। आगे बढ़ें और बड़ी जिम्मेदारियां लें। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे उतना सीखते रहेंगे। अच्छा वर्क एथिक्स मेंटेन करें, अपनी कंपनी को साबित करें कि आप हाई पे और प्रमोशन डिजर्व करते हैं। सिक्स्थ, आपने कनेक्शन बनाने के बारे में जाना। गलती होने पर माफी मांगो और आगे बढ़ो। और इसी तरह से माफ करना भी सीखो। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उन्हें माफ करो। अपने बॉस के साथ कनेक्ट करने का तरीका है कि उनकी एडवाइस लो। ये आपको उनकी नजर में उठाएगा और वो आपको नोटिस करेंगे। सेवेंथ, आपने मेंटरशिप के बारे में जाना। एक अच्छा मेंटर वो होता है जिसका नजरिया आपसे अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़ा ही हो या सेम फील्ड से हो। अच्छे मेंटर आपको सोचने और खुद डिसीजन लेने के लिए चैलेंज करते हैं। चलिए अब सॉफ्ट स्किल्स को याद कर लेते हैं जो आपने समरी से सीखे। स्टोरी टेलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हाई करियर ग्रोथ, कनेक्शंस और मेंटरशिप। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सब एक साथ तुरंत सीखना है। आप हर स्किल को प्रैक्टिस के लिए साल भर का टाइम ले सकते हैं। सक्सेसफुल लीडर्स जैसे रॉनी स्क्रूवाला ने इन्हें सक्सेसफुली सीखने में अपना पूरा करियर लगा दिया था। आपके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है। आप अमेजिंग चीजें कर सकते हो। खुद को लिमिट में मत बांधो। अपने गोल पर फोकस करो। ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आपको इंस्पायर करें। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। दुनिया में आज तक जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हुए हैं उन्हें पहले अजीब और पागल कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे और लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया और उन्हें फॉलो करने लगे। जब ये भीड़ बढ़ती गई तो वो इंसान जिसने ये सब स्टार्ट किया था पागल से विजनरी में बदल गया। आपको भी वही इंसान बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सही वक्त अभी है, तो तैयारी करो, प्लान करो, कमिटेड बनो, अपने माइंड को खुला रखो, सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार रहो। अपना इरादा पक्का करो कि आपको हर हाल में सक्सेसफुल बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी लाइफ लॉन्ग सीखने की जर्नी को हंसते मुस्कुराते हुए एंजॉय करो। और ये मेरी तरफ से पर्सनली, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल कि आप गीगल पर हैं।